बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ मी हज़रत उस्मान एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। मैं एमडीकेट के स्टूडेंट्स के लिए बायोलॉजी पोर्शन की एक सीरीज़ में अपलोड करूंगा जो कि पीएमडीसी सिलेबस को कम्प्लीटली कवर करेगी। इसके साथ साथ मैं आपको ये बताता चलूँ कि जो एमडीकेट टेस्ट होता है वो आपको पता होनी चाहिए कि जो 70% होती है वो हर स्टूडेंट की जो टेक्स्ट बुक होती है उनसे ही आती है, ठीक है। और जो 30% होती है वो कंसेप्ट होती है। तो कंसेप्ट का मतलब ये होता है कि उनकी जो टेक्स्ट बुक होती है उसमें वो पॉइंट एज इट इज़ नहीं लिखा होता, लेकिन जो दूसरी प्रोविंस में यही पॉइंट एज इट इज़ लिखा हुआ होता है। तो स्टूडेंट्स ऐसा करते हैं कि अक्सर स्टूडेंट्स को यही प्रॉब्लम्स भी होती हैं कि वो अपनी टेक्स्ट बुक को भी कवर कर लेते हैं और इसके साथ साथ जो है वो दूसरी प्रोविंस की टेक्स्ट बुक को भी पढ़ लेते हैं। क्योंकि जस्ट एक या दो पॉइंट्स के लिए। तो मैं ऐसा करूँगा कि वही जो यहाँ पर कंसेप्ट और दूसरी प्रोविंस में वही पॉइंट जो एज इट इज़ लिखा होता है, तो आप लोग का टाइम बचाने के लिए मैं वही 2 या 3 पॉइंट्स होते हैं मैं उनको उठा के अपने लेक्चर में शामिल करूँगा, तो आप लोगों का टाइम ऐसे बच जाएगा। और इसके साथ साथ हम बायोलॉजी के मुख्तलिफ चैप्टर्स और मुख्तलिफ टॉपिक्स को भी डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले हम पीएमडीसी के सिलेबस को कवर कर लेते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स स्टार्ट आउट टुडे लेक्चर। अच्छा यार, तो ये रहा हमारा आज का लेक्चर, सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। तो हम थोड़ा बेसिक्स पे इसलिए भी नहीं जाएंगे क्योंकि एमडीकेट के लेक्चर्स हैं, तो हम जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होते हैं हम उनको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे सेल वॉल, ठीक है। सेल वॉल को रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर किया था, कब वो 1665 में, और काक सेल में, ठीक है। अच्छा, उसने अपना जो वर्क था वो माइक्रोग्राफिया में पब्लिश किया था। सो सेल वॉल की जो डिफिनीशन है वो कुछ जो है कि द आउटरमोस्ट बाउंड्री ऑफ प्लांट्स इज कॉल्ड सेल वॉल, ठीक है। सेल वॉल इज परमिएबल एंड हाइड्रोफिलिक। परमिएबल का मतलब होता है कि वो हर चीज़ को अलाउ करती है। इस तरह हाइड्रोफिलिक जो होता है, हाइड्रो का मतलब है H2O और फिलिक का मतलब है लव है, ठीक है। तो ये H2O को लव करते हैं, मतलब ये है कि H2O को भी अलाउ करती है, ठीक है। अच्छा, इट इज़ नॉट कंसिडर द पार्ट ऑफ सेलुलर प्रोटोप्लाज्म। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट से अपने लर्न करनी है, ठीक है, कि ये सेलुलर प्रोटोप्लाज्म कंसिडर नहीं किया जाता सेल वॉल को। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है सीक्वेंस फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड। ये इंपॉर्टेंट सीक्वेंस 2009 में भी पूछा जा चुका है, ठीक है। आपने भी इस तरह याद करनी है। इसकी जो तरतीब है इनसाइड टू आउटसाइड, अंदर से बाहर की तरफ। तो अंदर से अगर आप बाहर की तरफ चले जाए तो उसमें पहले आता है सेकेंडरी वॉल, फिर उसके बाद प्राइमरी वॉल और फिर मिडल लेमेला, ठीक है। सेल वॉल इज सिक्रेटेड बाय प्रोटोप्लास्ट। ये आपने याद करनी है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। अच्छा, तो ये जो है प्रोटोप्लास्ट सिक्रेट करता है। अच्छा, पार्ट्स ऑफ सेल वॉल। तो सेल वॉल के 3 पार्ट्स होते हैं, ठीक है। सबसे पहले होता है मिडल लेमेला, ठीक है। मिडल लेमेला की जो थिकनेस होती है वो अबाउट 1 माइक्रोमीटर होती है। ये वर्क्स एज ए सीमेंट। कौन? मिडल लेमेला। मिडल लेमेला वर्क्स एज ए सीमेंट। इस तरह के एमसीक्यूज अक्सर एमसीक्यूज इंतहाई ईजी होते हैं, ठीक है। तो आपने थोड़ा सोच समझ के स्टडी करनी है और वहाँ पर भी आपने एमसीक्यूज को समझना है कि मुझसे क्या कौन सी चीज़ मांगती है। तो मिडल लेमेला वर्क्स एज अ सीमेंट। सीमेंट का काम जिस तरह की सीमेंट दो ईंटों को एक दूसरे के साथ जोड़ लेती है, इस तरह ये भी मिडल लेमेला भी दो सेल्स को एडजेसेंट या नाइबरिंग सेल्स को जोड़ लेती है, ठीक है, यानी कनेक्ट्स टू नाइबरिंग सेल्स। अच्छा, मिडल लेमेला पिक्टिन से बनता है, ठीक है। पिक्टिन एज अ पॉलीसेकेराइड, ठीक है ना। अच्छा, ये जो उसकी जो कंपोजिशन है मिडल लेमेला की, ये ईटा 2011 में पूछा जा चुका है। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट है ना, आपने उसको भी लर्न करनी है। अच्छा, प्राइमरी वॉल। द फर्स्ट वॉल फॉर्म्ड इज कॉल्ड प्राइमरी वॉल, ठीक है। उसकी जो थिकनेस होती है वो अबाउट 1 माइक्रोमीटर होती है। अच्छा, 1 to 3 माइक्रोमीटर। 1 माइक्रोमीटर इज द मिडल लेमेला एंड 1 to 3 माइक्रोमीटर इज द प्राइमरी वॉल। अच्छा, मोर और लेस इलास्टिक एंड ऑप्टिकली एक्टिव। ये आपने लर्न करनी है, मोर और लेस इलास्टिक, ठीक है। मोर और लेस इलास्टिक, ये इलास्टिक आपने लर्न करनी है। और जो ये नहीं मतलब होता है ये लचकदार होता है, ठीक है। कौन? ये प्राइमरी वॉल। अच्छा, मेड ऑफ सेलुलोज, पेक्टिक कंपाउंड्स एंड हेमिसेलुलोज,
ठीक है। ये हेमिसेलुलोज इट्स एक्चुअली मैट्रिक्स ऑफ पॉलीसेकेराइड्स, ठीक है। अच्छा, तो नेक्स्ट जो होता है थर्ड नंबर जो हम पार्ट्स डिस्कस कर रहे हैं, सेकेंडरी वॉल। तो सेकेंडरी वॉल इज लेट डाउन इनसाइड द प्राइमरी वॉल, ठीक है। प्राइमरी वॉल के इनसाइड जो होता है वो सेकेंडरी वॉल होता है। उसकी थिकनेस 5 to 10 माइक्रोमीटर होती है। इट्स मोर और लेस रिजिड एंड स्ट्रांगली ऑप्टिकली एक्टिव, ठीक है। मोर और लेस रिजिड, वहाँ पर जो प्राइमरी वॉल था वो मोर और लेस इलास्टिक था, लेकिन ये मोर और लेस रिजिड है। क्यों? क्योंकि इसमें जो है लिग्निन ऐड होता है, ठीक है। लिग्निन भी होता है और वो एक सख्त मटेरियल होता है, सख्त मादा है। कंपोजिशन, तो सेलुलोज, नॉन सेलुलोजिक पॉलीसेकेराइड्स, हेमिसेलुलोसिस एंड मिनरल सॉल्ट्स ऑफ कैल्शियम, मैग्नीशियम, सिलिका एंड पोटाशियम। तो ये जो मिनरल सॉल्ट्स होते हैं वो आपने इस तरह याद करने के मगकाक्सी, मगकाक्सी, मैं उर्दू में भी लिखता हूँ काक्सी, मगकाक्सी, इस तरह नहीं यार, मग काक्सी, अब ठीक हो गया। मगकाक्सी, मगकाक्सी के जरिए अपने याद करनी है, ठीक है। यानी मैग्नीशियम, कैल्शियम, पोटाशियम एंड सिलिका। अच्छा, सेलुलोज हैज़ हाई एफिनिटी फॉर वाटर, जिस तरह कि हमने वहाँ पर पढ़ा कि ये हाइड्रोफिलिक है, ये वाटर लविंग है, तो यहाँ पर सेलुलोज वही पॉइंट्स है, लेकिन वह थोड़ा अल्फाज चेंज है। अच्छा, सेलुलोज आर अरेंज्ड इन सेल वॉल एज अ क्रिस क्रॉस मैनर और जिगजैग मैनर, ठीक है। क्रिस क्रॉस मैनर यानी इस तरह होते हैं, ठीक है। मैं आपको बता दूँ, इस तरह, ठीक हो गया ना, इस तरह ही अरेंज होते हैं। अच्छा, ये एक एमसीक्यूज आपने याद करने हैं कि रेक्टेंगुलर शेप ऑफ प्लांट सेल इज ड्यू टू सेल वॉल। अक्सर स्टूडेंट्स इसमें कंफ्यूज होते हैं, अगर यहाँ पर सेलुलोज भी है एक ऑप्शन में हो, दूसरे ऑप्शन में सेल मेम्ब्रेन, इस तरह न्यूक्लियस वगैरह जो भी हो, लेकिन अगर सेल वॉल हो तो आपने सेल वॉल पे टिक करनी है, क्योंकि यहाँ पर जो रेक्टेंगुलर शेप होता है मतलब ये होता है कि प्लांट सेल जो है वो इस तरह होती है ना, इस तरह। तो ये क्यों और किसकी वजह से? तो ये सेल वॉल की वजह से इस तरह होती है। अच्छा, नेक्स्ट जो दूसरा पार्ट है सेल की वो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सेल मेम्ब्रेन भी कहा जाता है। सेल मेम्ब्रेन उसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये सेल के इर्द गिर्द होती हैं, तो इसलिए इस मेम्ब्रेन को सेल मेम्ब्रेन कहा जाता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन उसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि उसने साइटोप्लाज्म को घेर लिया होता है, ठीक है। अच्छा, द आउटर मोस्ट बाउंड्री ऑफ एनिमल सेल इज एंड इनर टू द सेल वॉल इन प्लांट सेल। एनिमल सेल्स में आउटर मोस्ट बाउंड्री, ठीक है, आउटर मोस्ट बाउंड्री, और जो प्लांट सेल होते हैं उनमें इनर टू द सेल वॉल, ठीक है, उसको वो कौन सी चीज़ होती है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अच्छा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की कंपोजिशन, तो लिपिड्स जो है वो अबाउट 20 to 40% होती है, ठीक है। और जो प्रोटीन है वो 60 to 80%, और जो कार्बोहाइड्रेट्स वो 2 to 3% कार्बोहाइड्रेट्स होती है, यानी कम, थोड़ा कम होती है, इसकी थोड़ी सी मकदार सेल मेम्ब्रेन में मौजूद होती है, ठीक है। अच्छा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन और सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। सेमी परमिएबल और सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन का मतलब ये होता है कि बाज़ चीज़ों को अलाउ करती है कि वो अंदर जाए या बाहर जाए, और बाज़ को अलाउ नहीं करती, ठीक है। उसे क्या कहते हैं? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, यानी बाज़ को इजाज़त देती है, बाज़ को इजाज़त नहीं देती। अच्छा, सेल मेम्ब्रेन इज नेगेटिवली चार्ज ड्यू टू फॉस्फेट ग्रुप। तो ये नेगेटिवली चार्ज होती है, ये आपने लर्न करनी है, और किसकी वजह से? फॉस्फेट ग्रुप की वजह से, ठीक है। अच्छा, मोस्ट एक्सेप्टेबल मॉडल जो होती है सेल मेम्ब्रेन के बारे में, वैसे तो बहुत सारे मॉडल्स हैं, यूनिट मॉडल, इस तरह लिपिड बायलर मॉडल, मुख्तलिफ मॉडल्स हैं, लेकिन जो मोस्ट एक्सेप्टेबल मॉडल है वो है सिंगर एंड निकोलसन ने पेश किया था 1972 में। और कौन सा मॉडल? फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल की स्टेटमेंट ये है कि द मेम्ब्रेन इज लाइक अ सी ऑफ लिपिड्स इन विच प्रोटीन्स आर फ्लोटिंग, ठीक है। यानी जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो एक्चुअली में सी ऑफ लिपिड होती हैं, और उसके अंदर जो होती हैं प्रोटीन्स वो फ्लोट करती हैं, ठीक है, यानी तैरती हैं। अच्छा, मैं आपको थोड़ा ये डायग्राम बताता हूँ, फिर इसके बाद हम आगे जाएंगे। ये जो
आपको ब्लू बल्ब पॉइंट से ये जो शेडिंग आपको नज़र आ रही है, ये एक्चुअली में टेल्स ऑफ द पास्पोलेपिड्स होते हैं। और जो आपको ऊपर वाली ब्लैक छोटे छोटे सर्कल्स नज़र आ रहे हैं ना, ये एक्चुअली में हेड्स ऑफ पास्पोलेपिड्स होते हैं। ठीक है, इन पास्पोलेपिड के 2 टेल्स और एक हेड होती है, यहाँ पर मैंने बनाया हुआ है। अच्छा, ये जो आपको ब्लू नज़र आ रहे हैं ना, ये ब्लू स्ट्रक्चर, ये इंट्रिंसिक प्रोटीन है। यानी लिपिड बाइलेयर्स को बिल्कुल आर पार, यानी उसके एक सिरे से लेकर दूसरे सिरे तक ये आर पार होती हैं, तो उसको इंट्रिंसिक प्रोटीन कहा जाता है। ठीक है, और जो आपको सिर्फ ये नज़र आ रहा है ना, ये अंदर यानी इस यहाँ तक नहीं आ पहुँचता, जस्ट बस यहाँ पर ये होता है, तो उसको एक्सट्रिंसिक प्रोटीन कहा जाता है। ठीक है, जब कार्बोहाइड्रेट, वहाँ पर मैं एक्सप्लेन भी करूँगा, लेकिन यहाँ पर थोड़ा बताता हूँ आपको कि जब ये कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स है ये, जब कार्बोहाइड्रेट्स लिपिड्स के साथ अटैच हो जाए, ठीक है, तो उसको क्या कहेंगे, ग्लाइकोलिपिड। ग्लाइको का मतलब है कार्बोहाइड्रेट्स यानी ग्लूकोज, और ग्लूकोज एक्चुअली में ग्लाइसिस का मतलब है स्वीट, लेकिन जब कार्बोहाइड्रेट लिपिड्स के साथ अटैच हो जाए तो हम उसको ग्लाइकोलिपिड कहेंगे। और जब कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन के साथ अटैच हो जाए, ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर अटैच हो जाए तो, या यहाँ पर अटैच हो जाए, तो उसको हम क्या कहेंगे, ग्लाइको प्रोटीन। अच्छा, ये जो आपको ग्रीन नज़र आ रहा है, ये कोलेस्ट्रॉल है एक्चुअली में। और जो ये स्प्रिंग्स की तरह जो नज़र आ रहे हैं ना, ये इसे इंटीग्रल प्रोटीन कहा जाता है। ठीक है, अब आप आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ग्लाइकोलिपिड्स कार्बोहाइड्रेट प्लस लिपिड्स, ग्लाइकोप्रोटीन कार्बोहाइड्रेट्स प्लस प्रोटीन्स। ठीक है, अच्छा, लिपिड्स बाइलेयर मेक्स द मेम्ब्रेन डिफरेंशियली परमेबल बैरियर। ठीक है, ये नहीं मतलब ये होता है कि परमेबल तो जो चीज़ मतलब जो चीज़ों को इजाज़त देते हैं उसे परमेबल कहते हैं, लेकिन परमेबल बैरियर बनाती है। ठीक है, यानी परमेबिलिटी को के लिए एक रुकावट होती है। कौन सी मेम्ब्रेन, जो लिपिड बाइलेयर होती है, जो लिपिड्स होती है, लिपिड्स की जो दो लेयर्स होती हैं, ये एक्चुअली में परमेबल बैरियर होती है। ठीक है, यानी किसी भी चीज़ को अलाउ नहीं करती। अच्छा, मेम्ब्रेन प्रोटीन मेक द सेल मेम्ब्रेन सेलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन, और जो मेम्ब्रेन प्रोटीन होती हैं, ठीक है, एक्सट्रिंसिक प्रोटीन और इंट्रिंसिक प्रोटीन, वो एक्चुअली में सेल मेम्ब्रेन को सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन बनाती है। ठीक है, अच्छा, इंट्रिंसिक प्रोटीन फंक्शन एज रिसेप्टर के तौर पे काम करती है। कौन, जो एक्सट्रिंसिक प्रोटीन होती है। और इंटीग्रल प्रोटीन्स विच इज आल्सो कॉल्ड एज अ परमेजेस। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एमसीक्यूज के लिए याद रखना है अपने। ठीक है, इंट्रिंसिक प्रोटीन को परमेजेस भी कहा जाता है। अच्छा, ये कौन कौन सी चीज़ों को रेगुलेट करते हैं, मैं आपको इंट्रिंसिक प्रोटीन थोड़ा दोबारा दिखाता हूँ। ये जो आपको स्प्रिंग्स की तरह नज़र आ रहा है ना, ये इंट्रिंसिक प्रोटीन है। ठीक है, अच्छा, ये डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ आयनिक मटेरियल्स को रेगुलेट करती है। ठीक है, यानी रेगुलेट डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ आयनिक मटेरियल। ठीक है, आयनिक मटेरियल में आपने लर्न करनी है। अच्छा, मेम्ब्रेन कार्बोहाइड्रेट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एंडोसाइटोसिस। एंडो का मतलब होता है अंदर, इनसाइड। ठीक है, और साइटोसिस का मतलब होता है ले जाना। ठीक है, या एक्चुअली में ये साइटो जहाँ पर भी आ जाए तो उसका मतलब है सेल। ठीक है, अच्छा, फिर एंडोसाइटोसिस के जो है 2 टाइप्स होते हैं, एक होता है पेगोसाइटोसिस और दूसरा है पिनोसाइटोसिस। ठीक है, पेगोसाइटोसिस, पेगो का मतलब होता है ईटिंग, और जो साइटोसिस का मतलब होता है यानी सेल की जो ईटिंग होती है। ठीक है, सेल की ईटिंग और ईटिंग ऑफ द सेल। पीनो का मतलब होता है ड्रिंकिंग, साइटोसिस का मतलब होता है सेल, यानी ड्रिंकिंग ऑफ द सेल। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स आर कोवेलेंटली बाउंडेड विद द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ कोवेलेंटली बाउंडेड होती है, यानी कोवेलेंटली अटैच्ड होती है। ठीक है, अच्छा, रोल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन की थिकनेस जो होती है अबाउट 7 नैनोमीटर होती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज अ डायनामिक स्ट्रक्चर, यानी मतलब ये हर वक्त मूवमेंट में होती है, यानी इसमें उसके अंदर जो होती है जितनी भी चीज़ होती है, जिस तरह के हमने फ्लूइड मोज़ेक मॉडल में कहा कि प्रोटीन्स और फ्लोटिंग इनसाइड द लिपिड बाइलेयर। ठीक है, तो ये डायनामिक स्ट्रक्चर होती है, डायनामिक स्ट्रक्चर है कौन, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन।
अच्छा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के रोल क्या है? तो to obtain nutrients, to excrete waste substances and to secrete useful substances, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन की रोल है। अच्छा, साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म एक्चुअली साइटो का मतलब होता है सेल, प्लाज्म का मतलब है लिक्विड। तो सेल के अंदर जो लिक्विड होते हैं उसे क्या कहते हैं? साइटोप्लाज्म। ठीक है, साइटोप्लाज्म के दो पार्ट्स हैं, एक है सॉल, एक है सॉल और दूसरा है जेल। ठीक है, सॉल एक्चुअली इसका सॉल ये सोल्यूशन इससे मुराद है। ठीक है, सोल्यूशन सॉल 90% H2O होता है और ये नॉन विस्कस होती है। ठीक है, और जेल जेली लाइक होती है और विस्कस होती है। ठीक है, क्योंकि जेल ऑलरेडी आपको पता है कि विस्कस ही होते हैं। अच्छा, फ्यू इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज, तो प्रोटोप्लाज्म, साइटोसॉल एंड प्लाज्मोजेल, ये आपने लर्न करनी है। प्रोटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस। ठीक है, साइटोसोल सेल मेम्ब्रेन प्लस साइटोप्लाज्म। ठीक है, प्लाज्मोजेल द थिकर साइटोप्लाज्म जस्ट बीनीथ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये आपने लर्न करनी है। जो अक्सर स्टूडेंट्स इसमें भी कंफ्यूज होते हैं कि यार न्यूक्लियस के करीब जेल होता है या सॉल होता है, तो आपने ये लर्न करनी है कि न्यूक्लियस के करीब और सॉल होती है। ठीक है, जो नॉन विस्कस पार्ट ऑफ द साइटोप्लाज्म होती है। अच्छा, और जो जेल होती है वो न्यूक्लियस सॉरी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के करीब होता है। अच्छा, स्ट्रीमिंग और सर्कुलर मूवमेंट ऑफ साइटोप्लाज्म इनसाइड द सेल इज कॉल्ड साइक्लोसिस, ये एमडीकेट 2022 में भी पूछा जा चुका है, एमडीकेट। अच्छा, और ये किसकी वजह से? ये माइक्रोफिलामेंट्स की वजह से, यानी मतलब ये कि सेल के अंदर जो साइटोप्लाज्म के ऑर्गेनेल्स होते हैं वो मूवमेंट में, एक ख़ास मूवमेंट में होती हैं। ठीक है, और सर्कुलर मूवमेंट में। ठीक है, उस मूवमेंट को क्या कहते हैं? साइक्लोसिस। ठीक है, ये माइक्रोफिलामेंट्स की वजह से होती है। और ये पॉइंट आपने लर्न करने है कि ये प्रोकैरियोटिक सेल्स में साइक्लोसिस नहीं होता। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स। ठीक है, तो साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स में सबसे पहले हम पढ़ेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को। ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडो का मतलब है इनसाइड एंड प्लाज्मिक का मतलब है साइटोप्लाज्म, रेटिकुलम का मतलब है नेटवर्क, यानी ये साइटोप्लाज्म के अंदर एक नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन्स होती हैं एक्चुअली में, तो इसलिए इसको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का नाम दिया गया है और इसको ER भी कहा जाता है, शॉर्टली इसको ER कहा जाता है। अच्छा, ये पोर्टर ने डिस्कवर किया था 1945 में। ठीक है, स्पेरिकल और ट्यूबुलर मेम्ब्रेन ऑफ ER इज कॉल्ड सिस्टर्नियम, ये N है। ठीक है, अच्छा, सिस्टर्नियम, ये जो आपको नज़र आ रही है ना, ये न्यूक्लियस है, इसके इर्द गिर्द जो आपको ट्यूबुलर्स और जो स्पेरिकल एक्चुअली में सेमी सर्कुलर है ना। अच्छा, तो इसको कहते हैं ER। अच्छा, फिर राइबोसोम्स अटैचमेंट के बेस पे हम ER को दो टाइप्स में हम डिवाइड करेंगे, एक को हम कहेंगे RER और दूसरी को हम कहेंगे SER। RER का मतलब है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, और SER का मतलब है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसको इसलिए RER कहा जाता है क्योंकि इसके ऊपर जो है राइबोसोम्स अटैच्ड होते हैं, और SER के साथ राइबोसोम्स अटैच्ड नहीं होती। राइबोसोम्स का एक वर्क आपने पहले लर्न करनी है, खैर हम आगे बढ़ के राइबोसोम में वो दोबारा डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी से भी आप सुन लें कि राइबोसोम्स का वर्क होता है प्रोटीन सिंथेसिस। तो अगर राइबोसोम्स का वर्क है प्रोटीन सिंथेसिस, तो राइबोसोम्स जिस चीज़ के साथ अटैच हो उसका वर्क भी प्रोटीन सिंथेसिस ही होगा ना। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम क्या हो गया? प्रोटीन सिंथेसिस। ठीक है, इस तरह SER के साथ राइबोसोम्स अटैच नहीं होती, राइबोसोम्स आर नॉट अटैच्ड, और इसका काम क्या हो गया? लिपिड सिंथेसिस। इस तरह जो 6 हार्मोन्स होते हैं, दैट इज टेस्टोस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन, इस तरह कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, ये सब जो है इनिशिएटेड बाय SER। ठीक है, इन स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अच्छा, जो होम्योस्टैटिक लेवल ऑफ ग्लूकोज ऑफ सेल इज मेंटेन्ड बाय एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ही कंट्रोल करता है।
जो सेलुलर लेवल ऑफ ग्लूकोज, ठीक है। ईआर इन मसल्स इज कॉल्ड सर्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। मसल सेल में जो ईआर होते हैं उसे क्या कहते हैं? साइटोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अच्छा, देयर इज नो इफेक्ट ऑफ साइक्लोसिस ऑन आर ई आर, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, एमसीक्यूज में पूछी जा सकती है। साइक्लोसिस का कोई इफेक्ट नहीं है किस कौन से ऑर्गेनेली पर? आर ई आर पर। अच्छा, SCR are storage bodies of for इंट्रासेलुलर कैल्शियम। इंट्रासेलुलर तो आप जानते हैं कि सेल के अंदर और इंट्रासेलुलर यानी दो सेल्स के दरमियान, तो इंट्रासेलुलर कैल्शियम लेवल कौन कंट्रोल करती है? SCR। यानी किस तरह कंट्रोल करती है ये? कि ये अपने अंदर कैल्शियम को स्टोर करती है, ठीक है, कैल्शियम को स्टोर करती है। अच्छा, ये एमसीक्यूज़ हैं, आपने बताना है कि कौन सी ऑप्शन इसमें ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनेली इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्स एंड डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग्स? तो ए नंबर ऑप्शन है RER, बी नंबर में है SCR, सी नंबर में है राइबोसोम्स एंड डी नंबर में है DNA। तो आपने कौन सी एमसीक्यूज़ कौन से ऑप्शन पे आपने टिक करनी है? अच्छा, तो अपने जहन में रखें, जो भी ऑप्शन आपके जहन में है वो अपने जहन में ही रखें। मैं आपको अभी बताता हूँ इस एमसीक्यूज़ का सलूशन क्या है। फंक्शंस ऑफ SCR हम पढ़ते हैं तो इसमें आपको आंसर ही मिल जाएगा। SCR की जो फंक्शंस हैं, डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग्स, ट्रांसमिशन ऑफ न्यूरो इम्पल्स, मैकेनिकल सपोर्ट टू द सेल एंड कम्युनिकेशन, ठीक है, ये फंक्शंस हैं SCR के। तो ये दो आपसे एमसीक्यूज़ में पूछी जा चुकी हैं और ये दो रह चुके हैं, तो आपने उन चारों को लर्न करने, क्योंकि ये दो भी आपको एमसीक्यूज़ में आ सकती है, एमसीक्यूज़ में आपसे पूछी जा सकती है, ठीक है। तो इसका करेक्ट जो ऑप्शन है वो कौन सा हो गया? SCR, ठीक है। नेक्स्ट हम बढ़ेंगे आगे। अच्छा, राइबोसोम्स। राइबोसोम्स को इंजन ऑफ द सेल भी कहा जाता है, ठीक है, इंजन ऑफ द सेल। अच्छा, सोम जहाँ पर भी आ जाए, सोम जहाँ पर भी आ जाए इसका मतलब होता है बॉडी, ठीक है, यानी क्रोमोसोम्स, इस तरह पैगोसोम्स एक्सेट्रा, जितने भी सोम जहाँ पर भी आ जाए तो वहाँ पर उसको क्या कहेंगे हम? बॉडी, ठीक है, इसका मतलब है बॉडी। अच्छा, तो ये पैरेट ने डिस्कवर किया था कब? 1995 में, ठीक है, सॉरी 1955 में ये पैरेट ने डिस्कवर किया था। इट इज़ अबाउट 20 मीटर इन डायमीटर। अच्छा, उसकी जो कंपोजिशन है राइबोसोम्स की वो है प्रोटीन और RNA से ये बनता है, ठीक है, और इसकी जो स्ट्रक्चर में प्रोटीन और RNA होती है, उसको हम आर इसलिए कहते हैं कि RNA का मतलब है राइबोसोमल RNA, यानी वो RNA जिससे राइबोसोम या जो RNA राइबोसोम में मौजूद है उसको RNA कहते हैं, ठीक है। तो ये इसलिए मैंने इस तरह लिखा है, इक्वलिटी का साइन इसलिए मैंने दरम्यान में लगाया कि मीन्स इक्वल्स अमाउंट ऑफ प्रोटीन्स एंड RNA, ठीक है। अच्छा, इसको न्यूक्लियो प्रोटीन पार्टिकल्स भी कहते हैं क्योंकि इसमें प्रोटीन और जो न्यूक्लिक एसिड है ये राइबो न्यूक्लिक एसिड RNA ये इक्वल अमाउंट में होती है, इसलिए उसको न्यूक्लियो प्रोटीन पार्टिकल्स भी उसको कहते हैं। अच्छा, राइबोसोम्स आर सिंथेसाइज्ड इन द न्यूक्लियोलस, ये न्यूक्लियोलस में बनता है। न्यूक्लियोलस क्या होता है वो हम आगे न्यूक्लियस में पढ़ेंगे। ये न्यूक्लियस के दरमियान एक और ऑर्गेनेली होती है, ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर। अच्छा, राइबोसोम एग्जिस्ट इन 2 फॉर्म्स, ये 2 फॉर्म्स में एग्जिस्ट करती हैं। एक होता है फ्रीली डिस्पर्स्ड इन द साइटोसोल और दूसरा होता है अटैच्ड विद RER, ठीक है, यानी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ ये अटैच्ड होती है या फ्रीली डिस्पर्स्ड इन साइटोसोल। अच्छा, राइबोसोम फंक्शन एज प्रोटीन सिंथेसिस, ये प्रोटीन सिंथेसिस को ये प्रोटीन बनाती है, ठीक है, यानी उसका काम है प्रोटीन सिंथेसिस। अच्छा, एन एग्जांपल ऑफ प्रोटीन सिंथेसाइज्ड बाय फ्री राइबोसोम इज हीमोग्लोबिन इन यंग RBCs। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपने याद करनी है, जहन में रखना है
कि जो यंग आरबीसीज में हीमोग्लोबिन होता है ये कौन बनाता है, फ्री राइबोसोम्स, ठीक है, यानी फ्रीली डिस्पर्स्ड है ना, साइटोसोल में जो फ्रीली डिस्पर्स्ड होती है ना जो राइबोसोम्स, वो हीमोग्लोबिन बनाती हैं। अच्छा, राइबोसोम्स के टू पार्ट्स होते हैं, एक होता है स्मॉलर सब यूनिट और दूसरा होता है लार्जर सब यूनिट। ये दोनों यूनिट मैग्नीशियम आयन के थ्रू एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं, ठीक है। तो ये है आपका स्मॉलर सब यूनिट, स्मॉलर सब यूनिट, और दूसरा ये है लार्जर सब यूनिट, ठीक है। ये दोनों अगर मैग्नीशियम आयन दरम्यान में आ जाए, ठीक है, तो ये इस तरह का स्ट्रक्चर बनाएगा और इसको क्या कहते हैं, राइबोसोम, ठीक हो गया। अच्छा, प्रोकैरियोट ये वाहिद ऑर्गेनेल है जो कि प्रोकैरियोटिक में भी मौजूद होते हैं। ये अपने ये पॉइंट में भी आप जहन में रखें कि प्रोकैरियोटिक में भी राइबोसोम्स होता है, यानी प्रोकैरियोटिक जो सेल्स होते हैं, फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया। अच्छा, इन प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स 70s राइबोसोम्स आर प्रेजेंट, ठीक है, और यूकैरियोटिक में 80s राइबोसोम्स होते हैं। 70s और 80s ये एक्चुअली में सेडिमेंटेशन की जो यूनिट होती है या अल्ट्रासिटिफिकेशन की, ये इसका मतलब होता है स्वेटबर्ग, ठीक है, स्वेटबर्ग, ये अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन की यूनिट है, ठीक है। तो अब जो बाकी रहते हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर में अपलोड करेंगे, क्योंकि फिर लेक्चर थोड़ा लेंथी हो जाता है। तो तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।